Well, so taking up today, fire loss of profit. There is a product which came in the news at the time of COVID-19. वैसे बहुत कॉमन पॉलिसी है, बहुत पुरानी पॉलिसी है, सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, शुरू से थी. But it was more popularized during the COVID-19. And the funda was, in COVID-19, the lockdown was there across the globe, not only in India. Almost everywhere. That was an epidemic. So, because of lockdown, every firm, every commercial unit, every corporate unit, everything was closed. Because the fear of death was there. And people were dying also. In large number. In certain countries, people died in large number. But the industries and the offices and the corporates were closed because of the lockdown. अब जहाँ लॉकडाउन है तो कुछ भी नहीं खुलेगा, तो स्कूल, कॉलेज, होटल, ऑफिस, मार्केट, नथिंग विल ओपन. और जब कुछ भी नहीं खुलेगा तो इनकम भी नहीं होगी, प्रॉफिट भी नहीं होगा. तो ऑल ओवर वर्ल्ड जिन लोगों ने फायर के साथ में एफएलओपी पॉलिसी ले रखी थी, दे फाइल्ड द क्लेम ऑन देयर इंश्योरेंस. And in a single stroke, every company repudiated those claims. क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ये समझने के लिए पहले आपको प्रोडक्ट को समझना होगा. तो प्रोडक्ट शुरू करते हैं. Visible to all? Yes. So the name of the product is fire loss of profit. और इस पॉलिसी को देने की दो कंडीशन होती है सभी जगह, नॉट ओनली इन एशिया. इन दो कंडीशंस को फुलफिल किए बगैर ये पॉलिसी काम नहीं करती. दोनों कंडीशन क्या है कि पहला, ये पॉलिसी स्टैंड अलोन नहीं दी जा सकती किसी को भी. इसके साथ फायर पॉलिसी होनी चाहिए. फायर पॉलिसी या तो पहले से ले रखी हो या फायर पॉलिसी के साथ में ली जाए, तभी एफएलओपी पॉलिसी दी जाएगी. तो यहाँ फायर पॉलिसी को मटेरियल डैमेज पॉलिसी भी कहा जाता है. फायर प्लस एफएलओपी इज ए कॉम्बिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज दिस एफएलओपी पॉलिसी कैन नॉट बी गिवन स्टैंड अलोन. कंडीशन नंबर 2, अगर फायर पॉलिसी में कोई क्लेम पेएबल है, देन ओनली द एफएलओपी पॉलिसी विल पे द क्लेम. मीन्स इफ क्लेम इज पेड अंडर फायर पॉलिसी, देन ओनली द क्लेम विल ट्रिगर अंडर एफएलओपी पॉलिसी, बिकॉज जो लॉस है वो फायर पॉलिसी के किसी न किसी पैरल या किसी न किसी एड ऑन से होना चाहिए, तभी फायर पॉलिसी क्लेम पे करेगी. और अगर उससे हुआ है तो फिर एफएलओपी भी क्लेम पे करेगी. लॉस बाई चांस फायर पॉलिसी के किसी एक्सक्लूजन से हुआ है तो ना तो फायर पॉलिसी क्लेम पे करेगी, ना फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी पे करेगी. ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में. और ये दोनों कंडीशंस इससे पहले कि क्लाइंट को बताई जाए आपको अच्छी तरह आनी समझी, क्योंकि वो तो आपसे पूछेगा कि भाई मैं एफएलओपी लेना चाह रहा हूँ, आप उससे सिंगल पॉलिसी क्यों नहीं दे रहे हैं, बाकी तो मेरे को सारी दे रहे हैं, फायर भी दे रहे हैं, आईआर भी दे रहे हैं, सीजीएल भी दे रहे हैं, हेल्थ भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि एफएलओपी अकेली नहीं ले सकती. तो आपको उसका लॉजिक बताना पड़ेगा. अब इसी पॉलिसी को कस्टमर कॉर्पोरेट में भी, एसएमई में भी, इवन रिटेल कस्टमर लाइक शॉपकीपर भी आपसे 3 नामों से मांग सकता है. business interruption insurance, consequential loss insurance, and loss of profit insurance. All are similar, stands for the same policy.
इनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं। लेकिन जब आप एफएलओपी की बात करते हैं तो एक और नया नाम आता है, वो है एमएलओपी। ये डिफरेंशिएशन, यहाँ डिफरेंशिएशन आपको समझना होगा। एफएलओपी स्टैंड फॉर फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट, एमएलओपी स्टैंड फॉर मशीनरी लॉस ऑफ प्रॉफिट। यानी कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी को आप फायर के साथ भी दे सकते हैं, मशीनरी के साथ भी दे सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज के लिए ही बनी है। जिन प्रॉपर्टीज से अगर लॉस होता है तो लॉस ऑफ इनकम भी होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी होता है। तो बिजनेस इंटरप्शन और कॉन्सिक्वेंशियल लॉस से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो तो दोनों लॉस ऑफ प्रॉफिट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई एमएलओपी मांगता है तो आपको एफएलओपी नहीं देनी है, क्योंकि एमएलओपी मीन्स दिस इज फॉर द मशीनरी लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब आपके यहाँ इसको 4 तरीके से सेल किया जा सकता है, और ये चारों तरीके डिफरेंट हैं। तो उससे पहले कि आप इसे पॉलिसी को सेल करें, आप समझ लें कि कौन से कॉम्बिनेशन में आप इसको सेल कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आईएआर। अब आईएआर आप जानते हैं ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए होता है जिनका कि सम इंश्योर्ड ओवर 50 करोड़ होता है। आईएआर मीन्स इंडस्ट्रियल और रिस्क। तो जब ओवर सम इंश्योर्ड 50 करोड़ होगा तो आपके पास 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरियड पॉलिसी दे रहे होंगे, या आप उसको आईएआर दे रहे होंगे। तो आईएआर में आपको इसको सेपरेटली देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईएआर का ये एक इनबिल्ट सेक्शन है एफएलओपी, क्योंकि उसमें फायर भी है, एफएलओपी भी है, बर्गलरी भी है, मशीनरी भी है। तो उसमें इनबिल्ट सेक्शन है, आप उसको ऑटोमेटिकली ये आईआर पॉलिसी में शामिल हो जाएगा। सेकेंड मेथड इज फायर। अब कोई भी इंडिविजुअल फैक्ट्रीज के लिए या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए या कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन के लिए आपसे फायर पॉलिसी लेता है, चाहे वो सूक्ष्म उद्यम हो या लघु उद्यम हो या स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरियड पॉलिसी हो, तो उसके साथ आपको एक सेपरेट प्रपोजल फॉर्म लेना होगा प्रपोजल एफएलओपी पॉलिसी देने के लिए। क्योंकि इंडिविजुअल पॉलिसी के साथ अगर आप दे रहे हैं एफएलओपी तो आप दे तो सकते हैं, क्योंकि फायर पॉलिसी है साथ में, लेकिन इन फायर पॉलिसी में एफएलओपी इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आपको एक सेपरेट प्रपोजल फॉर्म लेकर के एफएलओपी साथ में दे देनी है। थर्ड मेथड है बीपीपी, बिजनेस प्रोटेक्टर पॉलिसी। आपने देखा है बिजनेस प्रोटेक्टर पॉलिसी एकमात्र ऐसी पैकेज पॉलिसी है आपकी जिसमें कि एफएलओपी सेक्शन नहीं है, क्योंकि ये कोविड से पहले ही बन चुकी थी और तब से मार्केट में है। उस वक्त इसमें एफएलओपी सेक्शन नहीं था, आज भी नहीं है। तो अगर आप किसी भी कॉमर्शियल यूनिट को बिजनेस प्रोटेक्टर पॉलिसी दे रहे हैं, जो कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या मेडिकल को या होटल को या ऑफिस को दी जा सकती है, और अगर इनकी रिक्वायरमेंट एफएलओपी की भी है, तो फिर आपको एक सेपरेट प्रपोजल फॉर्म भरवाना होगा जिसके साथ में आप बीपीपी प्लस एफएलओपी दे सकेंगे। फिर से समझ लीजिए, बिजनेस प्रोटेक्टर पॉलिसी में एफएलओपी सेक्शन नहीं है, इसलिए अगर आपको बिजनेस प्रोटेक्टर पॉलिसी के साथ में उसको देना है तो एक सेपरेट प्रपोजल फॉर्म भरवाइए और एफएलओपी पॉलिसी दे दीजिए। दिस इज थर्ड मेथड। फोर्थ एंड लास्ट इज शॉपकीपर इंश्योरेंस या किसी भी पैकेज पॉलिसी के साथ। अब आपकी एक्सेप्ट बीपीपी सारी पैकेज पॉलिसी में बिजनेस प्रोटेक्टर के अलावा एफएलओपी शामिल है, चाहे वो श्री शॉपकीपर इंश्योरेंस हो, चाहे वो मेडिकल आई मीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, या होटल एंड रेस्टोरेंट पॉलिसी हो, या ऑफिस केयर पॉलिसी हो, सब में एफएलओपी सेक्शन शामिल है। और आप जानते हैं पैकेज पॉलिसी की पहली कंडीशन ये होती है कि फायर सेक्शन तो मैंडेटरी लेना ही लेना है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि मिनिमम 2 सेक्शन या 3 सेक्शन लेने हैं। तो क्योंकि फायर सेक्शन उसमें इनबिल्ट है, एफएलओपी भी उसमें इनबिल्ट है, तो कस्टमर चाहे तो दोनों सेक्शन सेलेक्ट कर सकता है। 2 के अलावा जितने भी सेक्शन है 14, 15 सारे भी सेलेक्ट कर सकता है। दिस डिपेंड्स अपॉन हिज रिक्वायरमेंट एंड अफोर्डेबिलिटी। तो बड़े सिंपल टर्म्स में ये 4 मेथड आपके यहाँ सेल करने के लिए हैं एफएलओपी पॉलिसी को। आईआर में इनबिल्ट है,
फायर पॉलिसी के साथ आप सेपरेट प्रपोजल फॉर्म भरवा के दे दीजिए, बीपीपी के साथ भी आप सेपरेट प्रपोजल फॉर्म भरवा के दे दीजिए, और बाकी जितनी भी आपके पैकेज पॉलिसीज हैं सब में इनबिल्ट सेक्शन है। आपको कस्टमर को केवल उस सेक्शन को टिक कराना है, FLOP सेक्शन दिया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप शॉपकीपर को दे रहे हैं तो कॉमर्शियल यूनिट्स में शॉपकीपर सबसे स्मॉल एंटिटी है जिसमें कि सबसे कम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। आप अगर देखेंगे कि फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, ऑफिस हैं, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। शॉप या शोरूम में इन्वेस्टमेंट कम होता है। मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, कोई शोरूम 4 करोड़ का, 5 करोड़ का, नॉर्मल 99% इतने में आ जाता है। तो शॉपकीपर एक स्मॉल एंटिटी है और उसमें से भी 50% से ज़्यादा ऐसी शॉप्स होती हैं जिनमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होता है, लाखों में ही होता है, 5-7 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। लेकिन शॉपकीपर पॉलिसी उनको, FLOP पॉलिसी उनको भी दी जा सकती है। तो जब आप श्री शॉपकीपर में FLOP सेक्शन देते हैं तो कंपनी की तरफ से 4 रेस्ट्रिक्शंस हैं, आपको उनको फॉलो करना है। ये सिर्फ शॉपकीपर के लिए, बाकी ये रेस्ट्रिक्शन और किसी के लिए नहीं। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन तो ये है कि आपको सम इंश्योर्ड जो देना है शॉपकीपर को, वो उसकी शॉपकीपर पॉलिसी के फायर सेक्शन का 1/4 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, 1/4 से कम हो सकता है। तो सम इंश्योर्ड विल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फायर सम इंश्योर्ड ऑफ श्री शॉपकीपर इंश्योरेंस पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 करोड़ का है कोई शोरूम और वो फायर पॉलिसी ने ले, फायर सेक्शन ले लिया उसमें से और 8-10 सेक्शन ले लिए, लेकिन वो FLOP भी लेना चाहता था, आप उसको 1 करोड़ तक की FLOP दे सकते हैं, नॉट मोर देन 1 करोड़। अगर वो 25 लाख का लेना चाहता तो 25 का ही दीजिए। सेकेंड रेस्ट्रिक्शन है इंडेमनिटी पीरियड। ये इंडेमनिटी पीरियड दुकानदार के केस में केवल 3 महीने का दिया जाएगा, 3 महीने से कम का दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो क्लेम पेबल होता है वो इंडेमनिटी पीरियड के बेसिस पर होता है। और ये इंडेमनिटी पीरियड शॉपकीपर के केस में किसी भी हाल में, चाहे वो फ्लड से डैमेज हुई हो या फायर से डैमेज हुई हो या साइक्लोन से डैमेज हुई हो, नॉर्मली शॉपकीपर अपनी शॉप को 3 महीने के अंदर अंदर रिस्टोर कर देता है। थर्ड रेस्ट्रिक्शन इज प्रीमियम रेट, इसमें 360 पर लाख प्लस GST लागू होगा। ये चारों गाइडलाइंस सिर्फ शॉपकीपर के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इंडेमनिटी पीरियड अगर किसी को 2.5 साल का चाहिए तो आप किसी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ऑफिस, होटल किसी को भी दे सकते हैं, 2.5 साल का भी दे सकते हैं, 3 साल का भी दे सकते हैं, लेकिन दुकानदार को आप 3 महीने का नहीं दे सकते। सम इंश्योर्ड किसी भी फैक्ट्री को अगर 25 करोड़ का भी चाहिए तो आप दे सकते हैं, लेकिन दुकानदार को आप उसके फायर सेक्शन का 1/4 से ज़्यादा नहीं दे सकते। प्रीमियम लिमिट 360 रुपीज पर लाख प्लस GST एंड मिनिमम प्रीमियम इज ₹500 प्लस GST। तो ये चारों रेस्ट्रिक्शन केवल और केवल शॉपकीपर्स के लिए हैं जहां आप FLOP पॉलिसी देना चाह रहे हैं। अब FLOP है क्या, इसको यूं समझें। ये वो पॉलिसी है जिसमें कि केवल फाइनेंशियल लॉसेज ऑफ द रिस्क ड्यू टू इंटरप्शन इन द बिजनेस फॉलोइंग लॉस ऑफ डैमेज टू इंश्योर्ड प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर द फायर पॉलिसी और मटेरियल डैमेज पॉलिसी। मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिसी में केवल फाइनेंशियल लॉस को ही पे किया जाएगा और वो लॉस बिजनेस इंटरप्शन से होना चाहिए। यह बिजनेस इंटरप्शन किसी न किसी फायर पॉलिसी के पेरिल से होना चाहिए, तभी यह FLOP पॉलिसी काम करेगी। तो जब आप एक फायर पॉलिसी किसी को देते हैं जिसके साथ आप FLOP पॉलिसी दे रहे हैं, तो फायर पॉलिसी में नॉर्मली 4 ब्लॉक्स होते हैं हर पॉलिसी: बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स एंड स्टॉक। इसके अलावा कुछ यूटिलिटी टैंक या एसेसरीज और हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली ये 4 ब्लॉक तो होंगे ही होंगे।
चाहे वो आप ऑफिस को दे रहे हैं या यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं या होटल को दे रहे हैं, किसको भी दे रहे हैं। तो वो चारों की रिस्क फायर पॉलिसी में कवर होगी, बिल्डिंग की भी, प्लांट एंड मशीनरी की भी, फर्नीचर फिक्सर की भी, स्टॉक की भी। अगर रिस्क कवर नहीं हुई तो क्या नहीं हुई? लॉस ऑफ इनकम, लॉस ऑफ प्रॉफिट। उसको फायर पॉलिसी में कोई पे नहीं करेगा। तो केवल उस लॉस ऑफ इनकम या लॉस ऑफ प्रॉफिट को कवर करने के लिए ये एफएलओपी पॉलिसी दी जाती है, और इसमें और किसी भी चीज का कोई भी क्लेम नहीं दिया जाता। आई रिपीट, अगर बिल्डिंग को लॉस हुआ है, मशीनरी को लॉस हुआ है, फर्नीचर फिक्सचर्स को लॉस हुआ है, स्टॉक को लॉस हुआ है, एफएलओपी पॉलिसी 1 रुपया पे नहीं करेगी। कौन सी पॉलिसी पे करेगी? फायर पॉलिसी, क्योंकि वो रिस्क फायर पॉलिसी में कवर है। तो दोनों पॉलिसियों का डिफरेंशिएशन आपको समझना होगा, और फायर पॉलिसी आपको किन कंडीशंस में देनी है ये भी समझ लीजिए। कि जो फायर पॉलिसी लेना चाह रहा है प्रपोजर, पहली कंडीशन तो यही है कि उसके पास फायर पॉलिसी है, या फायर पॉलिसी के साथ में दे रहे हैं आप एफएलओपी। दूसरी कंडीशन ये है कि उसका बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसने 2 साल पहले शट डाउन कर दिया वो बिजनेस और अब आपको एफएलओपी पॉलिसी ले रहा है जिससे कि अपने लॉसेज को पे कर सके। उसको नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी तो इनकम है ही नहीं। हम तो केवल इनकम को कवर कर रहे हैं, हम तो केवल प्रॉफिट को कवर कर रहे हैं, लॉसेज को तो हम कवर कर ही नहीं गए। लॉसेज आर नॉट कवर्ड अंडर एफएलओपी पॉलिसी। लॉस ऑफ इनकम कवर के। तीसरी कंडीशन ये है कि जो बिजनेस चल रहा है उससे इनकम या प्रॉफिट हो रही हो। एक एग्जांपल लीजिए, मेरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एक शोरूम है, मैंने फायर पॉलिसी ले रखी है, मैं आपसे एफएलओपी पॉलिसी चाहता हूँ, आप दे सकते हैं क्योंकि फायर पॉलिसी ऑलरेडी है। दूसरी कंडीशन, मेरा बिजनेस कंटिन्यू है, रनिंग में है। तीसरी कंडीशन, इस शोरूम से मैं 1 लाख रुपये महीने कमा रहा हूँ, तो मेरी इनकम भी है। अब मुझे एफएलओपी पॉलिसी क्यों चाहिए? क्योंकि बाई चांस कभी आग लग जाए, या कभी कोई फ्लड से डैमेज हो जाए, या कभी कोई साइक्लोन से डैमेज हो जाए, या कभी कोई अर्थक्वेक आ जाए, या फायर के किसी भी पहल से मेरे यहाँ लॉस हो जाता है, तो मेरी लॉस ऑफ इनकम भी तो होगी, वो तो फायर पॉलिसी पे नहीं करेगी। मान लिया मेरा शोरूम 4 महीने के लिए बंद हो गया, 6 महीने के लिए बंद हो गया, तो मेरा तो 6 लाख का नुकसान हो गया। ये 6 लाख मुझे फायर पॉलिसी से नहीं मिलेगा, ये केवल एफएलओपी पॉलिसी ही पे करेगी। तो जब आप पॉलिसी किसी को दे रहे हैं, चाहे वो शॉपकीपर हो या फैक्ट्री ओनर हो या कॉर्पोरेट हो, तो आप तीनों चीज़ें ध्यान रखिए कि फायर पॉलिसी हो, उसका बिजनेस कंटिन्यू हो। कोई सीमेंट फैक्ट्री 3 साल पहले से बंद पड़ी है, आप उसको एफएलओपी दे रहे हैं, दे ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो उसका बिजनेस कंटिन्यू है, ना उसकी कोई इनकम जनरेट हो रही है, ना उसका कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वो तो स्टर्निंग चार्जेस को बियर कर रहा है, कंटिन्यू पे कर रहा है, उसके खर्चे अभी तक चल रहे हैं, तो इनकम की तो गुंजाइश ही नहीं उसकी। इसलिए तीनों कंडीशंस को देखें। फिर क्यों देते हैं हम, क्या कवर करती है ये पॉलिसी, ये समझ से समझिए। मान लो मेरी दुकान है कोई छोटी सी, मैं आपसे एफएलओपी पॉलिसी ले लेता हूँ। अब मेरा उस दुकान से 100 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, आप इसको जितनी जीरो लगाना चाहें लगा दें, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। एग्जाम्पल चलिए, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से मेरे 60 रुपये की मेरी फिक्स कॉस्ट है, स्टैंडिंग चार्ज है। इसका मतलब है कि मेरा नेट प्रॉफिट 40 रुपये होगा। अरे 40 रुपये मेरा नेट प्रॉफिट है, ये मेरा नहीं होगा तो मेरे दुकान करने का, शोरूम चलाने का कोई फायदा नहीं, मुझे बिजनेस बंद कर देना चाहिए। अगर ग्रॉस प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट बराबर आ रहे हैं तो फिर तो मेरा रनिंग करने का कोई पर्पज ही नहीं हुआ ना। आप कोई भी कमर्शियल यूनिट चलाते हैं तो क्यों चलाते हैं? टू जनरेट द इनकम, टू जनरेट द प्रॉफिट। अगर वही नहीं है तो बंद हो जाएगा वो। तो यहाँ क्योंकि नेट प्रॉफिट 40 रुपीज़ है, इस 40 रुपीज़ को मैं हर कॉस्ट पर प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और ये फायर पॉलिसी लेने से प्रोटेक्ट नहीं होगा, इसलिए मुझे एफएलओपी पॉलिसी चाहिए।
अगर किसी भी सिचुएशन में उल्टा हो गया इसका, जैसे कि मान लिया मेरे फिक्स कॉस्ट और स्टैंडिंग चार्जेस हो गए 100 रुपये और ग्रॉस प्रॉफिट रह गया केवल 60 रुपये, तो मेरे को 40 रुपये का लॉस हो गया। इस सिचुएशन में जो फर्म चल रही है उसको आपको एफएलओपी पॉलिसी नहीं देगी, क्योंकि इसके पास तो इनकम है ही नॉट जनरेटिंग एनी इनकम, तो उसको लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी देने का फर्क नहीं। इसके मायने ये हुए कि फायर पॉलिसी और एफएलओपी पॉलिसी दोनों डिफरेंट पॉलिसी है। फायर पॉलिसी को मटेरियल डैमेज पॉलिसी इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जो कवरेज है वो उस मटेरियल का है जो कि आपको फिजिकली दिखाई दे रहा है, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्चर्स है, स्टॉक है, ये दिस एवरीथिंग यू कैन सी फिजिकली विद योर नेकेड आईज। लेकिन आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है? स्पेक्स लगा के भी नहीं दिखाई दे रहा, दूरबीन लगा के भी नहीं दिखाई दे रहा, दैट इज लॉस ऑफ इनकम। क्योंकि वो तभी दिखेगा जब आपको बुक्स में घुसेंगे और ये देखेंगे कि हाँ इसका लॉस हुआ है, और वो लॉस किस तरीके से हो सकता है कि लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हो, फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑफ इंश्योर्ड पेरिल, यानी कि इंश्योर्ड पेरिल की वजह से, और सेकेंडली इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग भी हो सकती है बाय एनी। तो इन दीज टू सर्कमस्टांसेस एफएलओपी पॉलिसी विल पे। Otherwise, for any physical loss of building, property, machinery, stock, FLOP will not pay even a single rupees. डिफरेंशिएशन बहुत क्लियर। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताता हूं। आप उस फ्लो चार्ट से समझें कि एफएलओपी पॉलिसी का रोल क्या है। सबसे पहले मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के लिए एक मटेरियल डैमेज पॉलिसी ली, आई मीन फायर पॉलिसी ली। फायर पॉलिसी के किसी इंश्योर्ड पेरिल से मेरे को लॉस हुआ, इंश्योर्ड पेरिल से लॉस होगा, उसी को हम इंडेमनिफाइबल लॉस होंगे, क्योंकि जिसको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को पे करेगी वो इंडेमनिफाइबल लॉस कहलाता है, और वो तभी होता है जबकि किसी इंश्योर्ड पेरिल से हुआ। एक्सीडेंट से होगा तो पॉलिसी इंडेमनिफाई नहीं करेगी। तो मेरे को किसी इंश्योर्ड पेरिल से लॉस हुआ और उस लॉस की वजह से मेरा बिजनेस इंटरप्ट हो गया, बंद हो गया शुरू, और उसके बंद होने की वजह से मेरे सेल्स खत्म हो गए, मेरा टर्नओवर खत्म हो गया या रिड्यूस हो गया फॉर द टाइम भी। और उस टर्नओवर के रिड्यूस होने से मेरे को लॉस ऑफ इनकम हो गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया। तो ये जो फ्लो चार्ट है इसमें पहली स्टेज जो है दैट स्टैंड्स फॉर फायर पॉलिसी, मटेरियल डैमेज पॉलिसी आपकी फायर पॉलिसी होगी, और जो लास्ट स्टेज है दैट स्टैंड्स फॉर एफएलओपी पॉलिसी, क्योंकि वो केवल एफएलओपी में ही कवर होगी। लेकिन सीक्वेंस यही होनी चाहिए, लॉस तभी पे होगा जब इसी सीक्वेंस में चलेगा। इंडेमनिफाइबल लॉस आपको वही रेस्ट्रिक्ट कर देगा अगर लॉस किसी भी ऐसे कारण से हुआ है जो कि फायर पॉलिसी में क्लेम पेबल ही नहीं है, या ऐसे एड ऑन से हुआ है जो कि इंश्योर ने एड ऑन ले ही नहीं रखा था, तो भी फायर पॉलिसी पे नहीं करेगी। तो फ्लो चार्ट अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस विल रिमेन द सेम अंडर द एफएलओपी पॉलिसी, एंड ओनली ऑन दिस बेसिस द एफएलओपी पॉलिसी विल सेटल द क्लेम। Now, जब आप एफएलओपी पॉलिसी किसी को दे रहे हैं तो सम इंश्योर्ड कैसे डिसाइड करेंगे और किस चीज का सम इंश्योर्ड है? तो सम इंश्योर्ड का फंडा यह है कि आप उसको एंटीसिपेटेड ग्रॉस प्रॉफिट का इंश्योरेंस कर सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल मेरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के शोरूम में मेरा पिछला टर्नओवर 1 साल का 2 करोड़ था। अब मेरे लिए ये जरूरी नहीं कि मैं 2 करोड़ का ही एंटिसिपेटेड ग्रॉस प्रॉफिट इस साल भी हो। अगर मेरा फ्यूचर प्लान बिजनेस को एक्सपेंड करने का है, मैंने उसमें और मनी इन्वेस्ट कर दिया है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल 3 करोड़ हो तो मैं 3 करोड़ दे सकता। अगर मेरे कुछ प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गए जिनकी डिमांड कम हो गई है, मुझे लग रहा है कि इस साल मेरा एंटिसिपेटेड ग्रॉस प्रॉफिट 1.5 करोड़ ही रह जाएगा या 1 करोड़ ही रह जाएगा, तो मैं 1 करोड़ की भी ले सकता।
anticipated, estimated, expected. Not hard and fast the same gross profit which you earned in the last year. No. So annual anticipated gross profit will be the sum insured of the policy. ये फायर पॉलिसी के सम इंश्योर्ड से डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फायर की पॉलिसी तो हो सकता है आपकी इंडस्ट्री 50 करोड़ की हो, लेकिन आप उससे कमा 1 करोड़ रुपए ही रहे हैं और साल में 12 करोड़ कमा रहे हैं, तो आप तो अपने 12 करोड़ को प्रोटेक्ट करेंगे ना, तो आपका सम इंश्योर्ड तो 12 करोड़ ही होगा. तो द सम इंश्योर्ड ऑफ फायर पॉलिसी एंड एफएलपी पॉलिसी विल ऑलवेज रिमेन द डिफरेंट. अब इस पॉलिसी में 3 पीरियड आते हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं और तीनों को आपको समझना होगा. फर्स्ट एज यूजुअल पॉलिसी पीरियड, जो कि हर केस में होता है. पॉलिसी पीरियड के मायने 365 डेज. हालांकि शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट नॉर्मली ऐसे केस में होता नहीं. तो जो एनुअल पॉलिसी पीरियड है वो फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2024 को पॉलिसी लिए तो 31 दिसंबर 2024 को पॉलिसी एक्सपायर हो गई. सिंपल पॉलिसी पीरियड. लेकिन जो सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इंडेमनिटी पीरियड. ये इंडेमनिटी पीरियड हमेशा प्रपोजर खुद ही प्रपोज करेगा और सेलेक्ट करेगा. इसके मायने ये है कि ये पीरियड वो अपने लिए इसलिए सेलेक्ट कर रहा है कि बाई चांस फायर पॉलिसी के किसी भी इंश्योर्ड पेरिल से, चाहे वो नेचुरल हो, मैन मेड हो, डिवाइन हो, अगर कोई लॉस उसकी यूनिट को होता है तो उसे ये अंदाजा है कि वो कितने टाइम के बाद अपने बिजनेस को पूरी तरह रिस्टोर करके रीस्टार्ट कर सकता है. और ये हर कमर्शियल यूनिट का अलग अलग होगा. एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की शोरूम की दुकान तो 2 महीने में भी रीस्टार्ट हो जाएगी. एक टेक्सटाइल मिल को रीस्टार्ट करने के लिए 1.5 साल चाहिए, 2 साल चाहिए. तो हर यूनिट का ये अलग अलग होगा. Means indemnity period represents the insured's estimation of the maximum period required for normal business operations to be restored following a loss. और यह 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 12 महीने का हो सकता है, 18 महीने का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 2.5 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है. नॉर्मली कंपनियां 3 साल तक प्रोवाइड कर देती हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स ऐसी भी होती है जिनको रिस्टार्ट करने में, हमारे अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक में सब कुछ तबाह हो गया. बिल्डिंग, मशीनरीज, स्टॉक्स, फर्नीचर, पिक्चर, सब कुछ डैमेज हो गया. अब उसको नए सिरे से स्टार्ट करना है पूरी की पूरी यूनिट को, तो आम बात है, साल भर भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है. इसलिए इंश्योर्ड उसको खुद सेलेक्ट करेगा. और ये 3 महीने वाली लिमिट केवल शॉपकीपर्स के लिए, बाकी कोई भी यूनिट कितना भी सेलेक्ट कर सकती है. थर्ड इंपॉर्टेंट पीरियड है इंटरप्शन पीरियड. इंटरप्शन पीरियड का मतलब होता है कि वो एक्चुअल पीरियड जिसमें लॉस के बाद वो यूनिट एक्चुअल टाइम के लिए बंद रही, शटडाउन रही, या उसको रीस्टार्ट होने में टाइम लगा. तो एक्चुअल पीरियड ऑफ इंटरप्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ लॉस टिल द डेट नॉर्मल ऑपरेशन हैज बीन रीस्टार्ट. मतलब बिल्डिंग डैमेज हुई तो बिल्डिंग तो बन गई 1 साल में, लेकिन उसका बिजनेस तो स्टार्ट नहीं हो पाया. तो बिजनेस रीस्टार्ट करने के लिए उसको जितना पीरियड लगा एक्चुअल, उसको इंटरप्शन पीरियड बोलते हैं. अब क्वेश्चन ये कि ये 3 पीरियड अलग अलग, पॉलिसी पीरियड को तो डिस्टर्ब नहीं करते हम, लेकिन इंडेमनिटी पीरियड और इंटरप्शन पीरियड, इन दोनों में से जो भी कम होगा इंश्योरेंस कंपनी उतने पीरियड का क्लेम पे करेगी. और ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं. दोनों में से कोई भी ज़्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है. It can be more, it can be less than the chosen indemnity period, but the insurance liability is restricted to lower of the two. For example, ये देखो एग्जाम्पल समझिए. तीनों पीरियड दिखाता हूं मैं. पहला है पॉलिसी पीरियड जनवरी 1 से 31 दिसंबर. पॉलिसी इंसेप्शन टू एक्सपायरी, दिस इज कॉल्ड पॉलिसी. इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, ये तो नॉर्मली सभी पॉलिसियों का एक से ही होता है. सेकेंड, इंटरप्शन पीरियड
इंटरप्शन पीरियड को आप कैसे समझेंगे? इंटरप्शन पीरियड के मायने ये हैं कि डेट ऑफ लॉस स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल मार्च 1 को आपका लॉस हो गया फ्लड से या फायर से या किसी भी फायर पॉलिसी के इंश्योर पहले से, और फिर उसके बाद उसको अपना बिजनेस रीस्टार्ट करने में, बिजनेस बैक टू फुल स्ट्रीम 15 फरवरी यानी 15 महीने लग गए। 15 महीने लग गए। तो ये उसका एक्चुअल इंटरप्शन पीरियड होगी। जबकि उसने पॉलिसी ली थी तो उस वक्त अपने लिए इंडेमनिटी पीरियड सेलेक्ट किया था सिर्फ 9 महीने। अब ये 9 महीने मार्च 1 से लेकर के 31 दिसंबर तक या मार्च 1 से लेकर के तो ये 30 नवंबर को पूरे होते। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि इंटरप्शन पीरियड ज़्यादा है, इंडेमनिटी पीरियड कम है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो लॉस पे करेगी वो इंडेमनिटी पीरियड का पे करेगी। इंटरप्शन पीरियड और इंडेमनिटी पीरियड विच एवरेज लोअर, इंश्योरेंस कंपनी विल पे द क्लेम फॉर दैट पीरियड। ये तीनों का एग्जांपल आपको क्लियर हो गया। और एक एग्जांपल से समझ लीजिए, क्योंकि इंटरप्शन पीरियड आपके माइंड में शायद क्लियर ना हुआ हो, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इंटरप्शन पीरियड का मतलब ये है कि कितने टाइम के लिए बिजनेस इंटरप्ट रहा फ्रॉम द डेट ऑफ लॉस, जो कि फायर के किसी पहले से हुआ था, कितना टाइम लगा उसको रीस्टार्ट करने में और बिजनेस को रिस्टोर करने में, और वो पीरियड इंडेमनिटी पीरियड से कम है या ज़्यादा है। अगर वो कम है तो उतने का क्लेम मिलेगा, इंडेमनिटी पीरियड कम है तो उस पीरियड का मिलेगा। तो पॉलिसी तो आपकी 1 साल की है, लेकिन आप इंडेमनिटी पीरियड 1.5 साल का भी ले सकते हैं, 2 साल का भी ले सकते हैं, क्योंकि उसका कंपैरिजन इंटरप्शन पीरियड से। आपने इंडेमनिटी पीरियड 1.5 साल के ले लिया 18 महीने का, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने में आपको 20 महीने लगते, तो लोअर आपका इंडेमनिटी पीरियड रहा, इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनिटी पीरियड के क्लेम पे कर दी। तो डेट ऑफ लॉस, रिस्टार्ट, रिकवरी और इंडेमनिटी पीरियड, इनका कंपैरिजन हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर किसी यूनिट में कुछ होता है और बिजनेस यूनिट बंद भी हो जाती है, मान लिया मेरी फैक्ट्री है सीमेंट की, फ्लड आ गई, लॉस हो गया टोटल, और मेरी फैक्ट्री 6 महीने के लिए बंद रही, रीस्टार्ट होने में 6 महीने, तो इन 6 महीनों में क्या मेरा एक भी पैसे का खर्चा नहीं हुआ? सब पहुंच के लेंगे। मेरा प्रोडक्शन, मेरा टर्नओवर, मेरा आउटपुट, मेरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये खर्चे तो फिर भी चलेंगे। क्या खर्चे? इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा, रेंट ऑफ बिल्डिंग देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, डिविडेंड देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट देनी पड़ेगी, व्हीकल का रेंट देना पड़ेगा। दीज आर कॉल्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इनका मतलब है कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस विच कंटिन्यू टू अकर इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन लेवल। तो ये खर्चे तो फिर भी होते, लेकिन कुछ खर्चे इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं, जस्ट रिवर्स, उनको बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो ये भी बंद हो जाएगी, पर ये नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो आप रॉ मटेरियल क्यों मंगाएंगे, फ्रेट क्यों पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्यों पे करेंगे, लेबर कॉस्ट क्यों पे करेंगे? तो ये खर्चे बंद हो जाएंगे। तो इनमें डिफरेंस क्या है? स्टैंडिंग चार्जेस विल कंटिन्यू, वेरिएबल चार्जेस विल स्टॉप। अब इसका रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालनी होती है, क्योंकि ये सारा अकाउंटिंग वर्क है। किसी फर्म को कितना लॉस हो रहा है, इनकम हो रहा है, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द अकाउंटिंग वर्क। तो इनकम का लॉस हुआ ये जानने के लिए भी आपको उसकी बुक्स देखनी पड़ेगी। तो हमेशा पॉलिसी ऐसे इशू को दी जाती है जो कुछ बुक्स मेंटेन करता हो, जो कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करता हो, क्योंकि क्लेम के टाइम पे तो उसके बगैर आप क्लेम पे नहीं करेंगे। पॉलिसी के टाइम पे तो आप पॉलिसी दे देंगे, क्लेम के टाइम पे जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटल करने के लिए डॉक्यूमेंट मांगेगी और उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्लेम सेटल नहीं होगा। तो जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगी
वो उसके टोटल टर्नओवर पर निकली कि टर्नओवर कितना था, स्टॉक कितना था, उसका परसेंटेज क्या था। इसको और ऐसे समझिए कि जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा वो सेल्स टर्नओवर पर निकलेगा। एक तो होता है नेट प्रॉफिट, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। हमने डिस्कवर कर दी ग्रॉस प्रॉफिट की, एंटिसिपेटेड ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे वर्कआउट होगा? इट इज द अमाउंट बाय विच द सेल्स टर्नओवर एक्सीड्स द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर मेरा सेल्स टर्नओवर 100 रुपये है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50 रुपये आ रही है, तो 50 रुपये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, और उस ग्रॉस प्रॉफिट में से भी मेरा नेट प्रॉफिट वाले 20 रुपये हो। लेकिन सेल्स टर्नओवर मेरा ज़्यादा होगा तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती चली जाएगी। और अगर सिर्फ मेरे को थोड़ा सा ही टर्नओवर हुआ है तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि बाकी सारे खर्चे तो एज इट इज कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। इसलिए हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने सेल्स टर्नओवर को बढ़ाती है, तभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है। अब क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 3 चीज़ों पर बेस्ड होता है: स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट एंड इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ। ये तीनों ग्रॉस प्रॉफिट के कंपोनेंट हैं, तीनों को बुक्स में से ले लिया जाएगा, तीनों के बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा या नेट लॉस निकाला जाएगा। अगर नेट लॉस है तो पॉलिसी क्लेम पे करें। जो इंडेमनिटी पीरियड इंश्योर सेलेक्ट कर रहा है, अब मान लिया उसने 9 महीने लिया तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ एज इट इज रहेगा। 12 महीने से वो कम लेता है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन 12 महीने से ज़्यादा का इंडेमनिटी पीरियड लेता है तो सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अगर मान लिया उसने 18 महीने का लिया तो सम इंश्योर्ड 1.5 गुना हो गया। 2 साल का लिया तो 2 गुना हो गया। 2.5 साल का लिया तो 2.5 गुना हो गया। और ये प्रीमियम रेट भी बढ़ गया। प्रीमियम रेट वही रहेगी लेकिन प्रीमियम बढ़ जाएगा। जितना लंबा इंडेमनिटी पीरियड सेलेक्ट होगा उतना ज़्यादा प्रीमियम होगा। अब क्वेश्चन आता है कि फायर पॉलिसी में क्या कवर्ड है और एफएलएफपी पॉलिसी में क्या कवर्ड है। तो फायर पॉलिसी के जो पैरेल है वो तो फायर पॉलिसी में लिस्टेड है, 14 पैरेल। स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरेल पॉलिसी में 12 पैरेल। इनके अलावा जो भी 2 एड-ऑन सेलेक्ट किए हैं वो फायर पॉलिसी में होगा। क्योंकि एफएलएफपी पॉलिसी कहती है कि क्लेम तभी पे होगा जो कि फायर पॉलिसी के पैरेल या एड-ऑन कवर से लॉस होगा, इंश्योर्ड एड-ऑन से। तो एफएलएफपी पॉलिसी में वही कवर है जो कि फायर पॉलिसी में कवर है। फायर पॉलिसी का ही कवरेज एफएलएफपी पॉलिसी का कवरेज है। एफएलएफपी का कोई सेपरेट पैरेल नहीं। अब जैसे स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरेल पॉलिसी है तो उसमें तो 12 ही पैरेल है, लेकिन अगर सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम है तो उसमें 14 है। और 14 मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो इन 14 में से लॉस हुआ हो किसी कारण से, और या इनके अलावा जो एड-ऑन से लॉस हुआ है जो कि फायर पॉलिसी के साथ ले रखा है, तो भी एफएलएफपी पॉलिसी क्लेम पे करेगी। स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरेल पॉलिसी के एड-ऑन जितने पैरेल है उसमें उससे ज़्यादा होते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ये देख लीजिए, क्योंकि ये जो एड-ऑन कवर है इनमें से किसी भी एड-ऑन कवर को स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरेल पॉलिसी में मर्ज नहीं किया गया है, जबकि इनमें से आधे से ज़्यादा सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम में मर्ज हो चुके हैं, ऑलरेडी शामिल हैं, इनबिल्ट हैं, और उनका एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना पड़ता। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, फॉरेस्ट फायर उसमें शामिल है, इम्पैक्ट डैमेज उसमें शामिल है, स्पॉन्टेनियस कंबशन शामिल है, एडिशन अल्ट्रेशन एक्सटेंशन शामिल है, अर्थक्वेक शामिल है, टेररिज्म शामिल है, आर्किटेक्ट सर्वेयर की फीस बढ़ा दी गई है, रिमूवल ऑफ डेब्रिज बढ़ा दी गई है, लॉस ऑफ रेंट क्लॉज भी शामिल है, एडिशनल एक्सपेंसेस, तो सारे लगभग शामिल हो चुके हैं।
अब आपको किसी को फिर फायर पॉलिसी देनी है, तो आपको जो बेयर मिनिमम डिटेल कलेक्ट करनी है जिसके बेसिस पर अंडरराइटर आपको कोड जनरेट करेगा, उसमें ये डिटेल शामिल है कि आपको प्रपोजल में ये लेना है कि आपकी फायर पॉलिसी कौन सी और किससे है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये तो अलाउ कर देगी कि फायर पॉलिसी भले ही किसी दूसरी कंपनी को नॉर्मली प्रेफर नहीं करेगी, उसको प्रेफर ये करेगी कि फायर पॉलिसी भी आप हमसे लीजिए और एफआरपी पॉलिसी भी हमसे लीजिए। लेकिन इंश्योर का एंटाइटलमेंट है, अगर उसके पास फायर की पॉलिसी की दूसरे की है तो भी वो एफआरपी पॉलिसी ले सकता है किसी दूसरे से। कंपनी ये प्रेफर करेंगी दोनों पॉलिसी हमसे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, लिस्ट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस क्या है, इंडेमनिटी पीरियड कितना लिया है, कितने महीने का है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, टर्नओवर कितना है, यूनिट कंटिन्यू है और कौन से एड ऑन कवर ले रहे हैं। अब इसमें खास चीज ये भी आती है कि फायर पॉलिसी और एफआरपी पॉलिसी का अगर पीरियड कोइंसाइड कर रहा है तब तो इंश्योर को फायदा नहीं तो नुकसान। फॉर एग्जाम्पल मैंने फायर पॉलिसी तो ले ली 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की, और एफआरपी पॉलिसी ले रहा हूँ 1 जुलाई से लेकर के 30 जून की, तो मेरी फायर पॉलिसी तो 6 महीने पहले ही खत्म हो जाएगी। एफआरपी का अगर कोई लॉस भी हुआ तो फायर पॉलिसी खत्म होगी, इसलिए एफआरपी में नहीं मिलेगा। और अगर एफआरपी पॉलिसी पहले खत्म हो जाती है तो फायर पॉलिसी का क्लेम मिलेगा सर, तो भी एफआरपी का क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए पीरियड ऑफ इंश्योरेंस मस्ट कोइंसाइड। नहीं है तो इमीडिएट इसको कंटिन्यू करा दीजिए, रिन्यू करा दीजिए, जिससे कि पॉलिसी दोनों कंटिन्यूशन में चलती रहे। और ये बेयर मिनिमम बेसिक डिटेल प्रपोजल फॉर्म की जब आ जाएगी तो अंडरराइटर कोड जनरेट कर देगा। एक और नई चीज है एफआरपी पॉलिसी, ये जो कंपल्सरी एक्सेस है वो अमाउंट नहीं है डेज में, क्योंकि इसमें जो क्लेम पे होगा वो डेज में पे होगा। जैसे कंपल्सरी एक्सेस इज 7 डेज, इसको टाइम एक्सेस भी बोला जाता है, यानी कि जितने दिन का लॉस पेबल है इंडेमनिटी पीरियड एंड या इंटरप्शन पीरियड में जो भी कम हो, उतने दिन के क्लेम को सेटल करने में आपको 7 दिन उसमें से माइनस कर देना है, उसके बाद आप सारे दिनों का लॉस पे कर दीजिए। और भी एक दो एक्सक्लूजन कि अगर इंश्योर ये कहता है कि किसी पब्लिक अथॉरिटी ने जैसे जेडीए नगर निगम ने उसको बिजनेस को रिस्टोर करने के लिए मना कर दिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी नहीं, या उसके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है रिस्टोर करने के लिए तो भी इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी नहीं, या उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो भी इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी नहीं, या कोई डेटा वगैरह खराब हो गया है, या किसी ऐसे कारण से जो उसके कंट्रोल में नहीं है, जैसे लाइटिंग है, वाटर सप्लाई है, गैस सप्लाई है, ये प्रॉपर नहीं मिल रही है, जो बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगी। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को दोनों पीरियड चाहिए कि इंडेमनिटी पीरियड आपने कितना सेलेक्ट किया है, टोटल आपका बिजनेस कितना टाइम के लिए बंद रहा है, रिस्टार्ट नहीं कर पाए, दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा, जो कम होगा उसका क्लेम पे किया जाएगा। तो जब ये दोनों पीरियड निकल के आएंगे तभी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी। अब एफएलओपी पॉलिसी के अलग से 4 एड ऑन कवर है इन एडिशन टू फायर, और ये चारों के चारों किसी भी फायर पॉलिसी में नहीं होते, क्योंकि इनका पर्पज ही नहीं है मेटेरियल डैमेज के साथ देने का। फायर पॉलिसी में ये एड ऑन हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर, गैस फेल्योर, वाटर सप्लाई फेल्योर, अब इनकी वजह से अगर उसका बिजनेस रिस्टार्ट नहीं हो पा रहा है तो उसका पीरियड बढ़ता चला जाएगा, उसको लॉस होता चला जाएगा। इनको कवर कराने के लिए वो एड ऑन ले सकता है। दूसरा, डैमेज टू कस्टमर्स प्रीमाइसेस और सप्लायर्स प्रीमाइसेस, ये अपना अपना टिपिकल एड ऑन इन द सेंस कि अगर मेरी कोई फैक्ट्री है, मैं सप्लायर के प्रीमाइसेस में कुछ उससे बनवाता हूँ तो उसका इंश्योरेंस तो नहीं ले सकता ना, क्योंकि मेरा उसमें तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन यहाँ इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ जाता है। कैसे आता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मेरी बजाज ऑटो फैक्ट्री जिसमें मेरी 1000 बाइक पर मंथ बनती। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक सप्लायर को, एक वेंडर को, कि आप मेरे को 1000 हेड असेंबली बना के देंगे,
बाकी सारी मैन्युफैक्चरिंग मेरे यहाँ होती है। और सिर्फ हेड असेंबली जिसमें कि प्लास्टिक पार्ट और मीटर और ये माइलेज वगैरह के ये सब रेडीमेड बनाए बनाए मेरे को चाहिए। तो मेरा सप्लायर हेड असेंबली बनाता है, जैसे हेड असेंबली मेरे पास आ जाती है मेरी बाइक का काम कंप्लीट हो जाता है। बाई चांस उसकी यूनिट में, उसकी प्रेमिसेस में अगर आग लग गई या उसके यहाँ लॉस हो गया और मेरे को उसने एक भी हेड असेंबली नहीं दी, तो मेरा तो जो बना बनाया मैन्युफैक्चरिंग आइटम है वो सब बंद हो गई, क्योंकि बना उसके तो मेरी बाइक पूरी नहीं हुई। तो मेरा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये आ गया कि मैं उसकी सेफ्टी के लिए अरेंजमेंट करूँ, तो उसकी प्रेमिसेस का एड ऑन कवर में मैं कवरेज ले सकता हूँ। कस्टमर की प्रेमिसेस का मैं एड ऑन कवर कर ले सकता हूँ। ऑडिटर फी फोर्थ है। फोर्थ क्या है? ऑडिटर फी। इसलिए कि कोई भी इंश्योर्ड अगर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगा तो फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का क्लेम सेटल नहीं होगा। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट में भी चाहे कंप्यूटराइज्ड हो या मैनुअल हो, कौन बनाएगा? मुनीम जी, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड दे विल चार्ज वेरी हाई फी फॉर देयर वर्क। वो जरूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो ये भी देखेगी कि इनका प्रोडक्शन कितना है, इनके पास स्टॉक कितना था, इनकी सेल कितनी हुई है, इनके पास बैलेंस कितना बचा है, ये सब चीज़ें वेरीफाई करेगी, तभी ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा और तभी उसका लॉस ऑफ प्रॉफिट निकलेगा। तो ऑडिटर फी का एक्सटेंशन इसमें लिया जा सकता है, जो कि नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनियां देना प्रेफर करती हैं और इंश्योर पर लेना चाहिए, क्योंकि फायर पॉलिसी ऑडिटर फी की कॉस्ट पे नहीं करेगी। अब आप फिर से देखिए इसको, पॉलिसी 1 साल की है, FLO शॉर्ट टर्म की पॉलिसी भी दी जा सकती है, क्योंकि मान लीजिए फायर पॉलिसी 7 महीने बाद खत्म हो रही है, तो आप 7 महीने की FLO भी दे सकते हैं, जिससे कि दोनों का पॉलिसी पीरियड कोइंसाइड रहे। फायर पॉलिसी में जो कवर है वो ही FLO की पॉलिसी में कवर है, कवरेज दोनों का सेम है, क्योंकि फायर पॉलिसी क्लेम पे करेगी तो ही FLO की पॉलिसी क्लेम पे करेगी। एंटीसिपेटेड ग्रॉस प्रॉफिट पॉलिसी का सम इंश्योर होगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स और परचेज निकल आएगा। डिपेंड करता है कौन सा अकाउंटिंग मेथड सेलेक्ट किया हुआ है। डिडक्टेबल कंपल्सरी 7 डेज का होगा, जिसको टाइम एक्सेस बोलेंगे आप। अगर फायर पॉलिसी देने के लिए आपकी कंपनी ने कोई डिक्लाइन लिस्ट बना रखी है जिनको कि फायर पॉलिसी नहीं दी जा सकती, तो उनको FLO की पॉलिसी भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि फायर पॉलिसी नहीं है तो FLO भी नहीं दे सकते। अभी डिक्लाइन लिस्ट हर कंपनी की होती है। नॉर्मली कंपनियां मोबाइल शॉप को, क्रैकर शॉप को, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, स्टैंड अलोन वेयर हाउसेज को या शॉप डीलिंग इन हजारल गुड्स, इनको फायर पॉलिसी नहीं देती, या देती हैं तो अपनी कंडीशंस पर देती हैं। बहुत हाई प्रीमियम रेट होगी, वारंटीज होंगी, कंडीशंस होंगी। तो जहां फायर पॉलिसी नहीं दी जा सकती वहां FLO की पॉलिसी भी नहीं दी जा सकती। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आपको FLO का प्रीमियम कैसा निकलेगा। आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। तो देखिए, मेरी मान लिया एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप है और उसमें मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख रुपए का, तो मैं आपसे 20 लाख रुपए की एक FLO लेना चाहता हूँ। मेरी फायर पॉलिसी में अर्थक्वेक टेररिज्म कवर्ड, क्योंकि मैंने सोशल उद्यम ली है, और इंडेमनिटी पीरियड मैंने 3 महीने का सेलेक्ट किया बस। अब आपकी फायर रेट मान लिया 1.08% पर मिलियन, जिसमें आपने फ्लैक्सा, STFI ये सब शामिल किया हुआ है। 1.08 पर मिलियन, तो मैं कितने की पॉलिसी ले रहा हूँ? 20 लाख की। और 20 लाख इंटू 1.08 है पर 1000, क्योंकि पर 1000 है रेट। और प्रीमियम कितना हुआ? सिर्फ 2160 रुपये प्लस GST। सिंपल कैलकुलेशन, कोई टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं। पढ़ने में भले ही आपको टेक्निकल सब्जेक्ट लग रहा होगा, लेकिन सेल करने के हिसाब से बहुत सारा है।
20 लाख का है, अगर ये 20 करोड़ का भी होगा तो भी रेट यही लगेगी, फॉर्मूला यही रहेगा, प्रीमियम पे आपने जीएसटी लगा देना है, दैट्स ऑल। अब इसी पॉलिसी पर बाई चांस कोई क्लेम आता है तो क्लेम कैसे सेटल होगा, वो भी समझा देता हूँ आपको। बहुत टेक्निकल लग रहा है लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि मान लिया मेरी यूनिट की मैंने 30 लाख रुपए की एफएलपी पॉलिसी ले रखी, 30 लाख, इंडेमनिटी पीरियड भी 3 महीने का ले रखा है, और पॉलिसी भी मेरी सूक्ष्म उद्यम है। अब फ्लड से उसमें लॉस होता है, बाढ़ आती है, और इतना लॉस हो जाता है कि मेरी फैक्ट्री 8 वीक के लिए बंद हो गई, 8 वीक के लिए। उसके बाद रजिस्टर हो गई और मैंने स्टार्ट कर। अब मैं इंश्योरेंस कंपनी पर अपना क्लेम फाइल कर, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या चीज देखेगी, एक्चुअल इंटरप्शन पीरियड इज 8 वीक, इंडेमनिटी पीरियड सेलेक्टेड इज 3 मंथ्स। तो क्लेम कैसे सेटल होगा, जो दोनों में कम हो। अब इंडेमनिटी पीरियड 3 महीने का कम है या इंटरप्शन पीरियड 8 वीक का कम है। ऑब्वियसली इंटरप्शन पीरियड 8 वीक का कम हुआ तो 8 वीक का क्लेम सेटल होगा, इंडेमनिटी पीरियड को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 3 महीने में तो हो गए 12 वीक, फैक्ट्री बंद रही है केवल 8 वीक, तो 8 वीक का ही क्लेम पे होगा। अब 8 वीक का क्लेम सेटल होना है, उसमें से 7 दिन का कंपल्सरी एक्सेस है, यानी कि 1 वीक माइनस हो गया, 7 वीक्स बचे, 7 वीक्स का क्लेम पे होना। मेरा सम इंश्योर्ड है 30 लाख, मैं इस 30 लाख को पर वीक कैलकुलेट कर दूं, यानी 52 वीक से डिवाइड कर दूं, तो पर वीक कंपनसेशन कितना बनता है, 57,962 रुपीज 30 पैसा। इससे मैं 7 वीक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि 7 वीक्स का मुझे क्लेम पे करना है। तो टोटल क्लेम पेबल कितना बना 7 वीक्स के लिए, 4,03,846। बिल्कुल सिंपल है। आपने देख लिया 3 महीने का इंडेमनिटी पीरियड था, लेकिन बिजनेस एंटरप्राइज केवल 8 वीक के लिए, 8 वीक 3 महीने से कम है, तो इंटरप्शन पीरियड या इंडेमनिटी पीरियड दोनों में जो भी कम होगा उतने का क्लेम पे होगा, 8 वीक का क्लेम पे होगा, उसमें से 1 वीक का कंपल्सरी एक्सेस है, यानी कि 7 वीक का पे होगा। और 7 वीक का पर वीक कितना निकलता है मेरे सम इंश्योर्ड में से, वो मैंने निकाल दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 वीक से, तो क्लेम पेबल आ गया। लेकिन इस सारी एक्सरसाइज में इंश्योरेंस कंपनी ये देखेगी कि मेरे को एक्चुअली बुक्स वगैरह मेंटेन की है नहीं, वो इसलिए जरूरी हो जाएगा कि ये तो क्लेम अमाउंट है, इंश्योर तो ये कहेगा सर मेरे को 10 लाख का लॉस हुआ, मेरे को 12 लाख का लॉस हुआ, तो उसकी वर्किंग अलग है। हमारा जो फॉर्मूला है उससे पेबल अमाउंट कितना आता है, इतने का भी अगर उसके पास बुक ऑफ अकाउंट नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी इतने को भी पे नहीं करेगी, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें एक और चीज समझने की है कि फायर पॉलिसी होगी तभी आप उसको क्लेम पे करेंगे, और उसके साथ में फायर पॉलिसी के साथ में एफएलओपी चाहे सेम पीरियड की दें चाहे डिफरेंट पीरियड की दें, लेकिन दोनों पॉलिसी की कंटिन्यूटी चलती रहनी चाहिए। आपको शर्त है कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि मल्टीपल क्लेम आ जाए पॉलिसी में, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मान लिया एक क्लेम फ्लड का आ गया, एक क्लेम फायर का आ गया, या एक क्लेम अर्थक्वेक का आ गया, तो कौन रोक पाएगा। दिस पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर। तो बेसिक चीजें जब भी आप किसी को एफएलओपी पॉलिसी देख रहे हैं तो 3 कंडीशंस ये देखना है सिर्फ।
हालांकि आप पॉलिसी में, पैकेज पॉलिसी में इनबिल्ट सेक्शन है, कस्टमर उसको कभी भी सेलेक्ट कर लेगा और आपको देनी होगी। अगर वो सेपरेटली मांग रहा है तो आप उसका सेपरेट प्रपोजल फॉर्म फायर पॉलिसी के साथ में बनवा सकते हैं। अगर वो IR पॉलिसी ले रहा है तो उसके साथ ऑटोमेटिक है उसमें। लेकिन पॉलिसी देने से पहले सिर्फ ये देख लें कि बिजनेस कंटिन्यू है और बिजनेस रनिंग में, दिस इज अर्निंग इनकम एंड प्रॉफिट, तभी आपको ये पॉलिसी देनी है। पॉलिसी सुन, अब आपका किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन ऑफ एनी वन?